चलिए करें स्टार्ट बेटे। हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी साइंस के अंदर और क्लास है 10th। इसमें इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आता है बेटे इलेक्ट्रिक चार्ज। हमें जो स्टार्ट करना है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज देखो, मान लो कोई बॉडी ए है और कोई बॉडी बेटे बी है। कोई बॉडी ए है, कोई बी है। हम लोग क्या करते हैं, देखो जब हम लोग हाथ इस तरीके से रगड़ते हैं तो क्या होता है, देखो गर्मी हीट प्रोड्यूस हो रही है हो रही नहीं हो रही? ये चार्ज प्रोड्यूस होता है इससे भी। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग पहले सर्म के अंदर ऐसे स्केल रगड़ते हैं, फिर कागज़ के ऊपर अगर करके देखें तो वो चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब ये एक्चुअल में होता क्या है कि ये चार्ज का मतलब होता है जब हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो हम कहते हैं कि चार्ज बना है। क्या? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र की वजह से, जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होगा ना, तो उससे चार्ज बनेगा। अब चार्ज जो इलेक्ट्रॉन देगा वो पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो नेगेटिव चार्ज कहलाएगा। ये थोड़ा सा फंडा है। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो कैसा है, पॉजिटिव है, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो कैसा है, नेगेटिव है। अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन लिखे बेटे, इट इज़ अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इट इज़ अ फंडामेंटल और फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस हुई है। प्रोड्यूस किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है बेटे? मैंने कहा ना कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। ठीक है, तो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया कि जब हम रबिंग करेंगे ना, रबिंग करेंगे, ये कई सारे तरीके होते हैं बेटे चार्ज प्रोड्यूस करने के। घर्षण की वजह से भी होता है, जब यानी कि फ्रिक्शन की वजह से चार्ज जनरेट होता है। तुमने कई सारे ट्रक देखे होंगे बेटे, जैसे हम लोग हाईवे पे जो ट्रक लंबा सफर करते हैं ना, वो क्या करते हैं कि एक लोहे की चेन सड़क से ना रगड़ती हुई चलती है। आमतौर पे तब होता है जब हमारा ट्रक जो होता है बेटे वो लंबा दूरी ट्रैवल करता है। उसकी वजह से ये होता है, उसका रीज़न ये होता है कि क्योंकि लगातार ट्रक चल रहा है लगातार, और हवा से फ्रिक्शन हो रही है, फ्रिक्शन की वजह से उस पर चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है बेटे। अब वो चार्ज को अर्थ करने के लिए भी जो जितना भी चार्ज ट्रक के ऊपर पैदा हुआ वो ज़मीन में चला जाए, इसलिए एक लोहे की एक मेटल की चेन लगा देते हैं बेटे, उसको ज़मीन से वो घिसड़ती रहती है, ऐसे घिसड़ के चलती है, ताकि जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है बेटे वो किसमें, धरती में चला जाए और ड्राइवर सेफ रहे। समझ में आ गया ना? तो चार्ज प्रोड्यूस होता है जस्ट ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, और ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। चार्ज को हम लोग ना क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू से दिखाते हैं बेटे, और इसको मापते हैं कूलम में। इसको किससे मापते हैं बेटे? कूलम में। तो जो ऐसा यूनिट है ना किसकी, चार्ज की, जो ऐसा यूनिट है बेटे चार्ज की, वो रहेगी कूलम। COULOMB, कूलम्ब। कूलम में मापते हैं। कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है बच्चे, जिसने इसकी डेफिनेशन जिसको निकाला है, वो उसी के नाम से है ये कूलम। अभी हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो कूलम्स लॉ भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप समझ में आ गए ना? कूलम में मापते, क्यू से दिखाते हैं। अपने आप में क्या है कि जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो हम कहते हैं कि चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन देगा बेटे वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो नेगेटिव चार्ज रहेगा। इस बात का ध्यान रखना। बात समझ में आ गया? अच्छा, चार्ज के फ्लो करने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। चार्ज के फ्लो करने से क्या होगा बेटे? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। समझ गए? तो अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन की बात करूँ ना, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में कोई फर्क है? क्या लगता है कोई फर्क? बिल्कुल फर्क है बेटे। इलेक्ट्रिक करंट तो इलेक्ट्रिक करंट ही है जो हमारे घरों में आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी वो ब्रांच है जिसमें हम लोग इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। समझ में ना? तो अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिसिटी क्या है तो आप कहोगे जी ब्रांच है। किसकी? फिजिक्स की। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज को स्टडी कर रहे हैं, वो आ गया इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिक करंट तो आपको पता ही जो अपने घरों में आता है वो करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट आया समझ में या ऊपर से गया? आ गया ना? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है बेटे? देखो, इट इज डिफाइंड एज
इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, इसको ना हम आई से दिखाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है बेटे Q बाय टी, Q बाय टी, यानी कि देखो कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है। इसको अगर मैं रेशो ले लूँ इसका, तो वो क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, करंट। करंट को हम लोग किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बेटे, आई से। तो आई का फार्मूला होता है Q बाय टी। Q क्या है, चार्ज जो कि कूलम में, टी क्या है, टाइम जो कि सेकंड में। समझ में आ गया। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जब आपने रेट यूज कर लेना बेटे, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक ही रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया, तो हमारा वो करंट बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको भी मापने के लिए दिखाया तो आई से जाता है, दिखाया तो आई से जा रहा है। अच्छा, मापते किसमें बेटे, तो इसके लिए जो अपनी एसआई यूनिट रहेगी, एसआई यूनिट वो रहेगी एम्पियर, EMPERE, एम्पियर। एम्पियर में मापते बेटे, करंट को एम्पियर में मापा जाता है, ठीक है। करंट को किसमें मापते बेटे, एम्पियर में मापते हैं। आ गया समझ में, या कोई दिक्कत है, कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो। करंट को मापते हैं एम्पियर में। हमारे घरों में भी लगा बेटे एक, अच्छा, करंट को मापने के लिए जिस मीटर का इस्तेमाल होता है ना, उसको हम एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, एमीटर बोलते हैं, AMMETER, एमीटर। अच्छा, हमारे घर में एमीटर यूज होता है, पता है आपको कहाँ लगा हुआ है, कहाँ पे, खंभे पे नहीं, खंभे पे नहीं लगा मीटर, वो लगा हुआ है। मगर हमारा, मैं जिस मीटर की बात कर रहा हूँ, वो हम आप लोग हमारे घर में जो लगे होते हैं ना, पानी की मोटर देखी होती है, उसके ऊपर इस तरह का बेटे गोल मीटर लगा हुआ होता है, जहाँ से आप बटन दबा के चालू करते हो। पानी घर में लगा हुआ समरसिबल, तो समरसिबल के अंदर ना बेटे एक इस तरह से गोल सा एक मीटर लगा होता है। उसकी पहचान हो तो बीच में ए लिखा होता है, ए। वो ए जो दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि ये एमीटर है, यानी कि कितना करंट, कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंज्यूम कर रही है मोटर चलने के लिए, वो दिखाता है एमीटर, ठीक है ना, एमीटर। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो, डिवाइस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंस्ट्रूमेंट या फिर डिवाइस, ठीक है। विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। आगे समझ में, बात समझ में आ गई ना। तो इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए जिस मीटर का, जिस इंस्ट्रूमेंट का, जिस डिवाइस का इस्तेमाल होता है, उसे हम लोग एमीटर बोलते हैं। पहचान बता दी, गोल सा होता है बेटे, बीच में ए लिखा होता है। अगर कहीं भी आपको दिखे ना गोल सा कोई मीटर दिख रहा हो, बीच में ए दिख रहा हो, तो समझ जाना कि ये एक एमीटर है और इसको करंट मापने का मतलब है। आ गया। अच्छा, क्या करंट मेरा 1 एम्पेयर कब होता है, करंट देखो मैं करंट को किस में माप रहा हूँ बेटे, एम्पेयर में माप रहा हूँ ना। करंट को मैंने किस में मापा, एम्पियर में। तो 1 एम्पियर करंट कब हुआ, ये भी तो एक क्वेश्चन है। तो अब हम लोग इसको पढ़ेंगे बेटे कि करंट हमारा 1 एम्पियर कब होता है। तो अगला आ गया हमारा 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट, ठीक है ना। अब बेटे देखो समझो, तुम इसको चाहते हो, ये आई चाहते हो कि 1 एम्पियर हो जाए, आई को तुम क्या चाह रहे हो, 1 हो जाए। अब ये 1 तो तब होगा जब ये 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए, तभी तो ये 1 बनेगा। अगर ये 1 नहीं है, ये 1 नहीं है, तो फिर ये 1 कैसे बनेगा। इसीलिए अगर आप करंट को 1 बनाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले Q यानी कि चार्ज को भी 1 कूलम ले लो और टाइम को 1 सेकंड ले लो, अपने आप ही ये 1 नहीं हो जाएगा। इसलिए हम इसमें लिखेंगे बेटे कि करंट इज said to be 1 ampere, current is said to be 1 ampere when current is said to be 1 ampere। करंट को हम लोग 1 एम्पियर कब कहेंगे, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है बेटे, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर में से फ्लो कर जाए, फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर समझते हो ना, जिस हर वो चीज जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जब पास हो सकती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, कंडक्टर बोलते हैं। कितने सेकंड में, इन 1 सेकंड, किसके अंदर बेटे, 1 सेकंड। देखो ना,
देखो अगर हमारा चार्ज ये देखो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, अगर मैं I को ये जो Q है उसको मैं 1 कूलम ले लूँ और टाइम को 1 सेकेंड ले लूँ, तो इधर कौन आएगा करंट, तो करंट हो जाएगा 1 एम्पियर, AMPER। इस बात का ध्यान रखना। समझ में आ गया? कोई डाउट हो पूछो बेटे, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। इलेक्ट्रिक सर्किट, तो जो नेक्स्ट आर्टिकल है बेटे वो है मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, अच्छा तुमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी हैं बेटे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो बिजली की तारें बिछाई जाती है, क्या वो अंदाजे से बिछाई जा रही है? अंदाजे से चल रहा काम? हम लोगों का एक कमरा होता है छोटा सा, हम लोगों का जो घरों में कमरे होते हैं बेटे उसमें तो चलो बिजली वाले याद भी कर लेते हैं, मगर अगर जो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं इसके अंदर क्या इतनी तारें बिछी होती हैं बेटे, इसमें कई किलोमीटर जितनी भी, तो क्या उसमें याद रहेगा? उसके लिए ना क्या करते हैं, एक कॉपी के ऊपर ना बेटे, कॉपी के ऊपर ना एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना लेते हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि हम किस तरीके से हाँ आगे बढ़ते हैं बेटे। वही एक सिस्टमैटिक क्लोज्ड पाथ बना लेते हैं, उसी को ही इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हम कहेंगे कि इट इज़ अ कंटिन्यूज, कंटिन्यूज होता है बेटे, ये कंटिन्यूज समझ लो, शुरू भी हो रहा है वहीं खत्म भी हो रहा है, कंटिन्यूज लगातार चल रहा है। इट इज़ अ कंटिन्यूज एंड क्लोज्ड, क्लोज्ड भी होना चाहिए, क्लोज्ड भी होना चाहिए, कंटिन्यूज भी होना चाहिए और क्लोज्ड भी होना चाहिए। कंटिन्यूज एंड क्लोज्ड पाथ, कंटिन्यूज एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। बताइए बेटे, समझ में आ गया ना? ये एक कंटिन्यूज और क्लोज्ड पाथ है किसका? इलेक्ट्रिक करंट का, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, समझ में आ गई बात? अगला आ गया, देखो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अब आ रही है बेटे, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये समझ में आ गया तो समझ लो कि एक बहुत बड़ा हाथी तुमने निकाल दिया। देखो होता क्या है, इस तरह का एक स्विच लगा होता है हमारे घरों में, दिख ही रहा है आप लोगों को, ऐसा स्विच होता है बेटे, है ना? और ये मेरा, हाँ ये मेरा बल्ब है बेटे, इस तरीके से ये मेरा बल्ब, मैंने इसको बल्ब कंसीडर कर लिया, ये मेरा बल्ब है, LED है ना। और एक तार निकलती है बेटे, इसमें से 2 तारें निकलती हैं। अब तुम सोच के देखना, ये मैंने एक तार यहाँ लगा दी बेटे, एक तार यहाँ लगा दी, एक तार यहाँ लगा दी, एक तार यहाँ लगा दी, ठीक है। अगर मैं इसमें से तार को हटा दूंगा तो क्या होगा? बल्ब बंद हो जाएगा। और तार को लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? बल्ब चालू हो जाएगा, दोनों तारों को, है ना। देखो क्लोज है ना, ऐसे देखो बिल्कुल क्लोज बन रहा है ना, क्लोज सर्किट होता है हमेशा। अच्छा, तार लगाने पे बल्ब जलता है, तार हटाने पे बल्ब बंद हो जाता है। ऐसा यहाँ क्या है जिस पे टच करने पे बल्ब जल जाता है? यहाँ कुछ है क्या? कोई जादू है यहाँ? इसमें ऐसा क्या चीज़ है बेटे जिसमें आप, हाँ इसमें करंट है, आपका कहना है कि करंट है इसके अंदर, इसमें करंट नहीं है बेटे, इसका पोटेंशियल हाई है। ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं जिसमें आपने तारें लगाई हैं, देखो जब आपने तार नहीं लगाई थी तो ये कुछ ऐसा था, ये मेरा अभी भी मैंने दोबारा से एक बल्ब बना दिया, चलो है ना, ये मैंने एक तरीके से बल्ब लगा दिया, यही वाला बल्ब है मेरा। अभी मैंने तारें यहाँ लगाई नहीं बेटे, समझो बात को, अभी तारें लगी नहीं है। अच्छा, जब हमने बेटे तार नहीं लगाई, एक हो गया तार लगा दी, देखो जब मैंने तार नहीं लगाई था ना बेटे, तो यहाँ का पोटेंशियल यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम था, सारा पोटेंशियल सेम था। यही कारण है कि इसमें करंट नहीं है, क्योंकि करंट को प्रोड्यूस करने के लिए पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस को होना जरूरी है। जब तक तार नहीं लगी तो जितना पोटेंशियल यहाँ उतना ही पोटेंशियल इस तरफ। कोई भी तार ले लो बेटे अपने घरों में निकालने वाली, ये वाला वही तार कंसिडर कर लो, जितना पोटेंशियल इधर है उतना ही पोटेंशियल इधर है। यही कारण है कि कोई करंट इनके बीच में फ्लो नहीं कर रहा। मगर बेटे इस स्विच का पोटेंशियल तो बड़ा हाई है, इस स्विच का पोटेंशियल क्या है? हाई है। जैसे ही आपने इसमें तार को भिड़ा दिया, यहाँ पे आपने तार कनेक्ट कर दी, हुआ क्या कि इसका तो पोटेंशियल हाई था, मैंने बताया नहीं। अब ये जो तारें थी बेटे, उसका ये वाला हिस्सा तो हाई पोटेंशियल से कनेक्ट हो गया, हाई पोटेंशियल हो गया, इधर वाला उतना ही रह गया,
इधर वाला तो उतना ही रह गया बेटे, है ना। और कनेक्ट आपने कौन से वाले हिस्सा किया, इस वाले हिस्से को आपने कनेक्ट किया है, तो इस वाले हिस्से का तो पोटेंशियल उतना ही है अभी भी। हुआ क्या कि जैसे ही आपने तार लगाई बेटे, इसका पोटेंशियल एकदम से राइज कर गया, एकदम से बढ़ गया, इसका पोटेंशियल उतना ही रह गया। हुआ क्या, सारे इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर है ना, सब ने इसकी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रॉन्स ने इस तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। कोई तीर का निशान दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स ने किस तरफ। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉनों ने इस तरफ दौड़ना शुरू किया ना बेटे, तो इसके बीच में करंट जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया, करंट जनरेट हो गया, जिसने उस करंट ने ऐसे दौड़ना शुरू किया और बल्ब जल गया। यानी कि जो हमारे घरों में स्विच लगे होते हैं, जो हमारे घरों में स्विच लगे होते हैं, उनका पोटेंशियल हाई होता है, और जैसे ही आप उसमें तारे भिड़ा देते हो बेटे, तारे लगा देते हो, तो जो जिस तरफ आपने तारे लगाई हैं उसका पोटेंशियल एकदम से बढ़ जाता है, और दूसरे का पोटेंशियल सेम रहता है। एकदम से इलेक्ट्रॉन सारे दौड़ना शुरू कर देते हैं इस हाई पोटेंशियल की तरफ, और अल्टरनेट डायरेक्शन में, यानी कि बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में करंट उड़ता है, बल्ब जल जाता है। ये सब होता है। देखो, तुमने एक चीज़ नोटिस करी, हम लोग करंट को आई में मापते हैं। करंट को क्या है, आई से दिखाते हैं, और एम्पियर में मापते हैं। किस में मापते हैं बेटे, एम्पियर में मापते हैं। मापते नहीं मापते। अच्छा, हम लोग जहाँ भी दिखते हैं, जहाँ पे ज़्यादा करंट होता है किसी भी बिजली खंभे पे, वहाँ क्या लिखा होता है, सावधान, आगे 2500 वोल्ट है। 2500 वोल्ट है, कहीं देख लो तुम, 2500 वोल्ट है। जब आप करंट को एम्पियर में माप रहे हो, तो वहाँ एम्पियर क्यों नहीं लिखा है, वहाँ वोल्ट क्यों लिखा है? समझ गए? वो इसलिए लिखा है कि जब तुम उन तारों को छुओगे, तो जब तुमने ये वाली उंगली का जो टिप है बेटे, आपकी गलती से उसमें लग गई, तो आपकी इस उंगली का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 25,000, क्योंकि आपने तो 25,000 का छुआ है ना। और आपकी ये जो पैर है, पैर का पोटेंशियल कितना रह जाएगा, 0 रह जाएगा। पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस आ जाएगा, एकदम से आपके शरीर में करंट जनरेट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यही कारण है कि खंबे जो होते हैं बिजली के, उस पर लिखा होता है सावधान, 250 वोल्ट, 300 वोल्ट, 400 वोल्ट का करंट है। करंट थोड़ी है, वोल्ट। अगर करंट है उसमें तो एम्पेयर क्यों नहीं लिख रहे, उसमें एम्पेयर लिखना चाहिए था, मगर लिखते क्या है, वोल्ट। वोल्ट किसको मापने के लिए इस्तेमाल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मापते हैं। भाई इतना पोटेंशियल में डिफरेंस है, आप छुओगे तो उतना ही ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, उतना ही बड़ा झटका लगेगा। आगे समझ में? जो हमारे घरों में बिजली आती है वो होती है 220 वोल्ट की। कितनी आती है, 220 वोल्ट की बिजली हमारे घरों में आती है। वो भी हम लोग वोल्ट मान रहे हैं, और हम लोग क्या कह रहे हैं कि बिजली आती है। बिजली तो एम्पेयर में आती है, हम क्यों बोल रहे हैं फिर? समझ में आ गई ना बात? ये इश्यू, मतलब ये सारा सिस्टम है। मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, ठीक है ना बेटे? तो द इलेक्ट्रॉन मूव्स, समझना कि जो इलेक्ट्रॉन तभी मूव करेंगे जब पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस होगा। अगर पोटेंशियल सेम है, जैसे इसमें मैंने कनेक्ट नहीं किया था, इधर पोटेंशियल उधर पोटेंशियल दोनों बराबर है, कोई करंट फ्लो नहीं है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं है। जैसे ही आपने कनेक्ट करेगी, यहाँ का पोटेंशियल बढ़ गया, यहाँ का तो पिछले जितना ही रह गया, कम रह गया इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन तभी मूव करते हैं जब पोटेंशियल के अंदर डिफरेंस होता है। यानी कि बेटे हम लोग इसमें लिखेंगे द इलेक्ट्रॉन मूव्स ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो मूव तभी करते हैं जब डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। इसी को ही कहा जाता है पीडी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को बेटे हम लोग किस में मापते हैं? किस में मापते हैं बेटे? वोल्ट में। ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता हूँ, है तो एक ही, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, नेक्स्ट आगे बेटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मापते हैं। किसमें मापते हैं? और V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटे? V से। V से किसको दिखाते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से दिखाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल वर्क डन। क्या चीज़ बेटे? टोटल वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q। ठीक है ना?
आपका पॉइंट Q इस पॉइंट A पे था, आपने चार्ज को उठा करके इस चार्ज को B पे ले गए, तो जितना आपने इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में वर्क डन किया, उसको अगर आपने 4 से भाग कर दिया तो बन जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको V से दिखाते हैं, फॉर्मूला होता है V/Q। और इसकी जो SI यूनिट होती है बेटे, इसकी SI यूनिट वो होती है वोल्ट। क्या होती है बेटे? वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। कोई डाउट है? ठीक है। पोटेंशियल जो है अब 1 वोल्ट कब कहलाएगा? जैसे हमने बेटे पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, हमने ये देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मापते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो 1 वोल्ट कब होगा। बेटे हमने अभी पढ़ी थी डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है W/Q। W/Q यानी कि वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन बाय चार्ज, ये किसका फार्मूला होता है बेटे? पोटेंशियल डिफरेंस का ना, पोटेंशियल डिफरेंस का। अब अगर बेटे मुझे इसको मान लो इस पोटेंशियल डिफरेंस को करना है, तो बेटे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला वर्क डन बाय चार्ज। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को मुझे मान लो 1 वोल्ट करना है, इसके लिए पहले मुझे W को भी 1 करना पड़ेगा। अब W होता है वर्क डन, वर्क डन यानी कि एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्या होती है बेटे? जूल। तो ये हो जाएगा 1 जूल। 1 जूल अपॉन में चार्ज। चार्ज कितना बेटे? इसको भी 1 कूलम करना पड़ेगा, तो चार्ज हो जाएगा बेटे अपना कैसा? 1 कूलम। तो समझो कि पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी, potential difference is said to be 1 volt if work done is 1 joule in moving a 1 coulomb of charge from one point to another point। यानी कि अगर मेरा 1 कूलम का चार्ज था, 1 कूलम का चार्ज था, उसको हमने 1 जूल की एनर्जी लगा करके पॉइंट A से B तक भेज दिया, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वो 1 वोल्ट का कहलाएगा। ये डेफिनेशन है, समझ में आ गया ना बेटे? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर। समझ में आ गया? अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे ना बेटे, तो कुछ सिंबल्स वगैरह होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं जिनका हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर यूज़ करते हैं, तो उन्हीं सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। एक तरफ लिखेंगे बेटे कंपोनेंट, कंपोनेंट, और दूसरी तरफ लिखेंगे सिंबल। एक तरफ लिखेंगे कंपोनेंट, दूसरी तरफ लिखेंगे सिंबल। अच्छा, पहला कंपोनेंट कौन सा बेटे? इलेक्ट्रिक सेल का। किसका? इलेक्ट्रिक सेल। देखो सेल है, ये बैटरी नहीं है। जब सेल है तो सिर्फ एक बनाओ, ठीक है ना? अगर बैटरी है तो देखो बैटरी किससे बनती है बेटे? बहुत सारे सेलों से मिलकर के एक बैटरी बनती है ना। अगर बैटरी है तो एक से ज़्यादा बना दो, ठीक है ना? मोर देन 1। वैसे 2 ना ज़्यादा ही बनाना चाहिए इससे, वैसे मैंने 2 बना दिए। आप चाहो तो इसमें कुछ इस तरीके से जो संख्या बेटे वो बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? बैटरी को। सिंगल है तो सेल, ज़्यादा है तो बैटरी। अच्छा, दूसरा यानी कि तीसरा हो गया अब अपना स्विच ओपन। स्विच ओपन, अगर मुझे ओपन स्विच को दिखाना है तो ओपन स्विच को ना बेटे इस तरीके से दिखाते हैं, और अगर यही स्विच मान लो क्लोज्ड हो गया बेटे, क्लोज्ड स्विच हो गया। स्विच पता है ना, बटन जो हम लोग यूज़ करते हैं बेटे, है ना, सॉकेट में लगाने के बाद। अगर मेरा क्लोज है बेटे तो बीच में एक डॉट डाल दो, तो यही स्विच क्लोज्ड हो गया। अगर इलेक्ट्रिक बल्ब दिखाना है, क्या दिखाना है? इलेक्ट्रिक बल्ब। अगर इलेक्ट्रिक बल्ब दिखाना है बेटे तो इस तरीके से दिखा दो, ये इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। देखो बल्ब को इस तरीके से दिखाते हैं। अगर हमें रजिस्टर दिखाना है, क्या चीज़? रजिस्टर, ठीक है ना? तो रजिस्टर को बेटे इस तरीके से दिखाते हैं, ये रजिस्टर हो गया। अगर हमें एमीटर दिखाना है, क्या दिखाना है? एमीटर। ये बेटे मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है ना? अगर हमें बेटे एमीटर दिखाना है, एमीटर, तो एमीटर को मैं इस तरीके से दिखाता हूँ। इस तरीके से ए दिखा दो तो इस दिख जाएगा कि एमीटर है बेटे, ठीक है ना? अगर यही मुझे वोल्ट मीटर बनाना हो, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8वां। यानी कि बेटे अगर मुझे मान लो वोल्ट मीटर बनाना है, वोल्ट मीटर,
तो बस यही ए की जगह ना वी आ जाएगा और प्लस माइनस ये वोल्ट मीटर बन जाएगा। ये कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है बेटे और उसके सिंबल हैं जिसका इस्तेमाल हमें करते हैं हम लोग सर्किट बनाने में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और उस कॉन्सेप्ट का नाम है बेटे ओम्स लॉ। तो अब हमें स्टडी करना है ओम्स लॉ। ठीक है, तो अब हम स्टडी करेंगे ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ठीक है, अब ओम्स लॉ क्या कहता है, देखिए यहाँ पे ओम्स लॉ के अंदर है दो खिलाड़ी, पहला है V, दूसरा है I। पहला है V और दूसरा है I। V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, I यानी कि करंट। अब ओम्स लॉ बोलता है कि अगर आपने पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस को बढ़ाया यानी कि V को बढ़ाया तो I भी बढ़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस घटाया तो I भी घटेगा, यानी कि V के बढ़ने से I बढ़ता है और V के घटने से I घटता है। ये क्या है, ओम्स लॉ है। ये क्या है, ओम्स लॉ, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये किसका निशान आ जाएगा बेटे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये निशान किसका होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ये तब आता है बेटे जब एक के बढ़ने से दूसरे बढ़ जाता है तो हम कहते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन में लिखूं बेटे तो मैं लिखूंगा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, अक्रॉस द कंडक्टर, जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटे और इलेक्ट्रिक करंट है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V बढ़ने से I बढ़ता है, V घटने से I घटता है। अब बेटे हमको ये रूल भी पता है कि अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी के निशान हटाता हूँ तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। अब वो जो कांस्टेंट आ रहा है वो कांस्टेंट हमारा हो गया R। क्या कांस्टेंट नाम दिया, R। तो हम लोग लिखेंगे बेटे वेयर R इज प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को एक नाम दे देते हैं कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्या देते हैं बेटे इसको, कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसी प्रोपोर्शनैलिटी को हमने नाम दे दी बेटे क्या चीज़, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हिंदी में बोले तो प्रतिरोध, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटे इसको, प्रतिरोध। अब एक बार रिपीट करते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं बेटे पोटेंशियल डिफरेंस और I दोनों आपस में कैसे हैं बेटे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि V के बढ़ने से I बढ़ता है, V के घटने से I घटता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, प्रोपोर्शनैलिटी के निशान हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा। हमने R कह दिया बेटे, R हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको नाम दे दिया रेजिस्टेंस। दैट्स इट। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी कि रुकावट, रुकावट यानी कि किसके रास्ते की रुकावट, करंट के रास्ते की रुकावट। तो इसी से ही हमारा एक नया कॉन्सेप्ट बन गया जिसका नाम है रेजिस्टेंस। क्या नाम है बेटे इसका, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, रुकावट। ठीक है, अब ये रुकावट किसके रास्ते की, करंट के रास्ते की रुकावट। किसके रास्ते की रुकावट, करंट, इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते की रुकावट। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे बेटे इट इज द रिस्ट्रिक्शन, रुकावट, रिस्ट्रिक्शन तो पता है ना, रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन इन द फ्लो ऑफ, रिस्ट्रिक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना, इट इज द रिस्ट्रिक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करना चाहता है मगर उसमें रिस्ट्रिक्शन है, रुकावट है। इसी को बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस, कॉल्ड रेजिस्टेंस, कॉल्ड रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस को हम लोग कैपिटल R से दिखाते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल R। किसे दिखाते हैं बेटे, कैपिटल R से। अच्छा, मापने के लिए क्या होता है,
इसकी जो यूनिट है बेटे, इसकी यूनिट यानी कि रेजिस्टेंस को मापने के लिए ना हम लोग यूनिट को यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं बेटे? ओम। ओम। और जो 1 ओम है, 1 ओम जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है बेटे 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। क्यों? क्योंकि देखो V इज इक्वल टू आई आर था, तो R इज इक्वल टू वी अपॉन आई हुआ। अब मैं R को तो 1 ओम कब कहूँगा? जब मेरा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए 1 वोल्ट और करंट हो जाए 1 एम्पेयर, तभी तो बनेगा 1 ओम। ठीक है, आगे बात समझ में। रेजिस्टेंस होता है करंट के रास्ते की रुकावट। रेजिस्टेंस इज द रिस्ट्रिक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि चार्ज को फ्लो होने से रोकना क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है। और रेजिस्टेंस जो होता है ना बेटे, रेजिस्टेंस को हम लोग किससे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बेटे रेजिस्टेंस को? हम लोग आर से हम लोग रेजिस्टेंस को दिखाते हैं। तो आर हमारा रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस को मापने की जो एसआई यूनिट होती है बेटे, क्या होती है? एसआई यूनिट, उसे हम लोग बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं? ओम। ओम में हम लोग रेजिस्टेंस को मापते हैं, मेजरिंग यूनिट है एसआई यूनिट। ठीक है, रेजिस्टेंस की। और ध्यान से सुना, देखो आपके जो ओम्स लॉ ने क्या कहा था बेटे? V इज इक्वल टू आई आर। वी इज इक्वल टू आई आर, ये किसने कहा था? ओम्स लॉ ने। ओम्स लॉ ने कहा V इज इक्वल टू आई आर। अगर मुझे यहाँ से R की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा बेटे? V बाय आई। क्या हो जाएगा? V बाय आई। अब हम रेजिस्टेंस को 1 ओम बोल रहे हैं। रेजिस्टेंस को हमने क्या बोल दिया? 1 ओम। इसको 1 करने के लिए हमारे को इन दोनों को 1 करना पड़ेगा। इसको मुझे अगर 1 ओम करना है तो हमें इन दोनों को भी तो 1 ओम करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा ना बेटे। तो हमने इसको भी अगर 1 करना है तो ये V है। V कितना होगा बेटे? 1 वोल्ट। ठीक है ना। और नीचे कौन है? I है। I कितना होगा? 1 एम्पियर। क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। क्योंकि हम लोग बेटे V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मापते हैं, I यानी कि करंट को हम लोग किस में मापते हैं बेटे? एम्पियर में। ठीक है ना, 1 एम्पियर में। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पियर। अब तो अगर मुझे इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी ना बेटे, किसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी मेरे को मान लो 1 ओम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। 1 ओम रेजिस्टेंस की अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी तो मैं कहूँगा कि रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम। रेजिस्टेंस को मैं 1 ओम कब कहूँगा? when 1 एम्पियर ऑफ करंट। तो बेटे 1 ओम when 1 एम्पियर ऑफ करंट पासिंग या फिर पासिज थ्रू द कंडक्टर अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अभी हमारे को थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अब हम लोग ना एक रफ डायग्राम बना करके आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। देखो मान लो ये आपका कंडक्टर है। कंडक्टर यानी कि कोई भी तार वगैरह जिसको हम कंडक्टर बोल सकते हैं बेटे। तो ये हमारा कंडक्टर है। अब इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इसका है, पोटेंशियल डिफरेंस है इसका 1 वोल्ट। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 1 वोल्ट। यानी कि जो पोटेंशियल यहाँ है, जो पोटेंशियल यहाँ है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 1 वोल्ट। समझ गए कितना डिफरेंस है? 1 वोल्ट। और इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 1 एम्पियर। इसके अंदर करंट कितना है? 1 एम्पियर। तो अब जब मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, करंट मेरा 1 एम्पियर है, तो इस केस में जो हमारा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, इस केस में हमारा जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा वो रेजिस्टेंस होगा 1 ओम। क्या होगा बेटे? 1 ओम। आगे समझ में कि भाई 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था और इसके अंदर हमारा 1 एम्पियर का करंट कर गया फ्लो। आगे समझ में। ये डेफिनेशन है बेटे 1 ओम रेजिस्टेंस की। अब आता है बेटे, हमने पढ़ा था कि करंट को मापने के लिए हम लोग एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। करंट को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? एमीटर का।
पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? वोल्ट मीटर का। किसका? वोल्ट मीटर का। अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर करंट, अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर करंट इज कॉल्ड एमीटर, और अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस कॉल्ड वोल्ट मीटर। अब एक नया आ गया रजिस्टर। क्या आ गया बेटे? रजिस्टर। तो अब हमारे पास जिसकी डेफिनेशन अब हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है रजिस्टर। क्या बेटे? देखो, करंट को मापने के लिए एमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए वोल्ट मीटर, और रेजिस्टेंस को मापने के लिए रजिस्टर। रजिस्टर आगे समझ में? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच रेगुलेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग कहेंगे बेटे इट इज द इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, विच रेगुलेट, जो रेगुलेट करता है, विच रेगुलेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। देखो, रजिस्टेंस, रजिस्टर की मदद से क्या होता है? रजिस्टर्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे अप्लायंसेज, हमारे टीवी है, हमारे जो भी बेटे हमारे पास जो अप्लायंसेज हम लोग घर में यूज़ करते हैं, उसके अंदर ना हम ना इस तरीके से छोटे छोटे सिलेंडर टाइप से देखे होंगे तुमने, उसके ऊपर धारियाँ लगी होती हैं ऐसे करके, देखिए छोटे छोटे। तो हमारे पास चार्जर होते हैं बेटे घर में, उस चार्जर को अगर आप खोल के देखोगे ना तो उसके अंदर एक ऐसा सिलेंडर नजर आएगा आपको, छोटा सा, है ना। अब होता क्या है कि जितना करंट हमारे को अंदर चाहिए, जितना करंट हमें चाहिए, हमें पता है कि इस करंट की इस वैल्यू के ऊपर अगर हमारा करंट आया तो वो हमारा जो कंडक्टर है वो खराब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं भाई, जितने में खराब ना हो उतनी बिजली अंदर आए, हम रजिस्टर लगा देते हैं। रजिस्टर क्या करता है बेटे, एक लिमिटेड अमाउंट का करंट को अंदर आने देगा, बाकियों को बाहर कर देगा, तो ज़्यादा करंट को रोकता है। तो यही तो हमने क्या कहा कि हमें रेगुलेट करना है, किसको? इलेक्ट्रिक करंट को। किसके अंदर? सर्किट के अंदर। सर्किट के अंदर कितना करंट आएगा कौन बताएगा? रजिस्टर। रजिस्टर बताएगा। रजिस्टर का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं, ठीक है ना। आप लोग टीवी खोल बेटे, जैसे हम लोग टीवी वगैरह खोलते हैं, पुराने ज़माने का हम लोग टीवी खोलते थे तो हम देखते थे जब उसमें से प्लेट बाहर निकलती थी ना, तो उसके ऊपर इस तरह के ना छोटे छोटे सिलेंडर होते थे। ये काम यही करते हैं कि करंट को रोकना है सर्किट के अंदर। तो हम लिखेंगे बेटे इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम सीखेंगे कि कंडक्टर की डायमेंशंस के डायमेंशंस में अगर हम लोग चेंज करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है या रेजिस्टेंस घटता है। तो यानी कि अब हमारा जो आर्टिकल है बेटे वो हमारा आर्टिकल है फैक्टर अफेक्टिंग। क्या आर्टिकल है बेटे? फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। यानी कि हमारे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। जैसे कंडक्टर की, जैसे हमारे कंडक्टर में समझ लो, यानी कि जैसे वायर है, वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा। समझ गए? वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा। यानी कि लेंथ और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं बेटे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें पहला पॉइंट है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यानी कि समझिए बेटे, यानी कि बात को समझो कि अगर आपने कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें दूसरा भी होता है बेटे, तुमने देखा है जब हम लोग फैक्ट्री वगैरह में जाते हैं तो फैक्ट्री के अंदर मोटी मोटी तारें होती हैं, मोटी मोटी तारें होती है ना, ताकि आग ना लगे, तो मोटी मोटी तारें होती है बेटे। अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, तो हम जब देखते हैं बेटे फैक्ट्री में मोटी मोटी तारें लगी हैं, क्योंकि देखो तार की अगर मोटाई बढ़ती है यानी कि एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? घटता है। तो हमने ये नोटिस किया कि जो रेजिस्टेंस है ना बेटे, रेजिस्टेंस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक के बढ़ने से अगर दूसरी चीज़ बढ़ती है तो घटती है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन। और अगर हम लोग एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ाते हैं यानी कि तार को मोटी करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा घट जाता है, रेजिस्टेंस हमारा ये है तार की लंबाई यानी कि वो कंडक्टर की लंबाई, और ये है कंडक्टर की मोटाई। यानी कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, उल्टा होता है। तो इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया 1, इसको क्या कंसीडर कर लिया बेटे 2। अगर मैं दोनों को इकट्ठा कर दूं तो मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल बाय ए से, दोनों को इकट्ठा कर लिख दे बेटे। तुम्हें पता है कि अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटाता हूँ, प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटाता हूँ तो कांस्टेंट आता है। अब कांस्टेंट आ गया रो, क्या आ गया बेटे रो, रो कांस्टेंट आ गया एल बाय ए। अब ये जो रो है हम लोग लिख लेंगे कि वेयर रो इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, रो इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, रो का मतलब रो नहीं, रोने वाला रो नहीं, RHO रो, रो से बोलते हैं हम लोग। अब जैसे हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है बिल्कुल इसे जस्ट नेक्स्ट, तो हमने देखा पिछले वाले आर्टिकल में तो बेटे वो सीरीज में था, रजिस्टर सीरीज में थे। इस बार क्या हुआ कि रजिस्टर जो है ना बेटे वो पैरेलल में आ गए। यानी कि इस बार क्या हो रहा है कि जो रजिस्टर्स है ना, रजिस्टर्स वो कैसे हैं बेटे, वो हैं पैरेलल में। कैसे हैं? पैरेलल में। पिछली बार थे सीरीज में, इस बार आगे बेटे पैरेलल में। तो बेटे हमने इसको पैरेलल में जोड़ देते हैं, है ना। अब पैरेलल में लगाने के लिए मैंने क्या करा, रजिस्टर्स को इस तरीके से लगा दिया। ये एक रजिस्टर हो गया, है ना, दूसरा रजिस्टर और ये तीसरा रजिस्टर, ये पैरेलल की कॉम्बिनेशन होगी बेटे। ठीक है, ये हो गया पैरेलल आपस में। ये है R1, ये है R2, ये है R3, है ना। अब इनको कनेक्ट करने के लिए हमने कैसे कैसे करते बेटे कनेक्ट। सबसे पहले हमने क्या लगाया, एक बैटरी लगा ली, हमने बैटरी लगा ली। ठीक है, एक बेटे की लगा लो चाहे तो, एक एमीटर लगा लो। ठीक है, आपको अच्छे से पता है बेटे कि जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करता है, यानी करंट की डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, और करंट चला था बेटे I। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना बेटे वो हमारा रहेगा V। ठीक है, पॉजिटिव बेटे I करंट यहाँ तक से चला, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से 3 हिस्सों में करंट बट गया। ऊपर से करंट चला गया I1, इधर करंट चला गया I2 और नीचे करंट आ गया बेटे I3। यहाँ से क्रॉस होने के बाद ये I1 आ गया बेटे, ये I2 और ये I3। बाहर निकल के फिर से क्या बन गया, I बन गया। ठीक है, हमने कहा बेटे तो इसको लिखे, हमने कहा कि लेट R1 R2 R3 B3 रजिस्टर, B3 रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। 3 रजिस्टर बेटे कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, लेट I1 बी द करंट, I1 बी द करंट अक्रॉस R1, I1 करंट है अक्रॉस R1। फिर हमने कहा बेटे कि लेट I2 बी द करंट अक्रॉस R2 और I3 बी द करंट अक्रॉस R3। समझ गए बेटे, है ना। अच्छा, V तीनों के लिए सेम रहेगा, इन तीनों के लिए V सेम रहेगा। तो मैंने कहा कि लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 R2 एंड R3। तीनों के अक्रॉस V सेम है, तो V तीनों के लिए हमने क्या मतलब जो है V है बेटे वो तीनों के लिए हमारा सेम है। ये हमें पता है कि जो I करंट है ना बेटे यही आगे जाके 3 हिस्सों में टूटा था, यानी कि ये है। ठीक है, इसको हमने मान लिया 1। एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है बेटे IR, I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये फार्मूला होता है। अगर इसी के अकॉर्डिंग
मैं I1 निकालूँ तो क्या बन जाएगा, V अपॉन में R1 बनेगा नहीं बनेगा, है ना। इसी के अकॉर्डिंग बेटे मैं अगर I2 निकालूँ तो क्या बनेगा, V अपॉन में R2 बनेगा। और अगर I3 निकालूँ तो क्या बन जाएगा बेटे, V अपॉन में R3। ये I1 की वैल्यू, ये I2 की वैल्यू, ये I3 की वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ। ये तीनों की तीनों वैल्यू मैंने कहाँ पुट कर दी बेटे, इक्वेशन नंबर 1 में। अब ये जो है ना, इसके लिए देखो मेरे को ना एक और मान लेट करना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो यहाँ तो सेव कर लो। मैंने कहा बेटे लेट आर पी रजिस्टर पैरेलल, पी यानी कि पैरेलल, बी द इक्विवेलेंस रजिस्टर। आरपी मतलब बेटे इन तीनों को हटा दो, और इन तीनों को हटाने के बाद इन तीनों की जगह एक ही रखो, वो आरपी है। एक मान लिया, 3 हटा करके, समझ गए। अब इसके अक्रॉस जो हमारे पास रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस, वो तो V रहेगा, क्योंकि V तो V है बेटे, है ना। तो V बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आरपी, V बी द पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटे जैसे तुमने इस I के लिए क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन I इज इक्वल टू V अपॉन R। R कितना है, RP, ठीक है। 1 2 3 4, ये चारों वैल्यूज उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, तो हम लिखेंगे बेटे कि पुट ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो बनेगा V अपॉन में RP बराबर है 1 अपॉन में V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ठीक है। अगर मैं इसमें से V को ले लूँ बेटे कॉमन इन तीनों में से, तो बन जाएगा 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। कोई दिक्कत तो नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, V अपॉन में RP। राइट हैंड साइड में क्या बेटे, V बाहर है, 1 अपॉन में ये मैंने निशान गलत लगा दिया, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3, ठीक है बेटे। ये V से V हमारा हो गया कैंसिल। तो जो मेरा फाइनल रिजल्ट रहा वो रहा 1 अपॉन में RP बराबर है बेटे 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन में R3। तो पैरेलल के केस में ये रिजल्ट रहता है। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूँ ना बेटे, तो ये होता है 1 अपॉन में RP, 1 अपॉन में RP बराबर है 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये होता है फाइनल हमारा रिजल्ट पैरेलल के केस में, जब रजिस्टर्स पैरेलल्स में जुड़ते हैं, ठीक है बेटे। ये आ गया। अब हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमें जो पढ़ना है बेटे, अब हमें पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटे अगला जो आर्टिकल है वो है मेरा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। बहुत आसान है। देखो मैंने क्या बताया था आपको कि रेजिस्टेंस होता है करंट के रास्ते की रुकावट। रेजिस्टेंस क्या होता है बेटे, करंट के रास्ते की रुकावट। रुकावट से हीट प्रोड्यूस होती है, रुकावट से हीट प्रोड्यूस होती है। देखो आप देखते होंगे बेटे, जब हम लोग टीवी या कोई भी अप्लायंस होती है उसको लगातार चलाते हैं तो वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है। कैसे हो रहा है वो गर्म, टीवी गर्म होता है, देखा है कभी हाथ लगाया, देखा टीवी के पीछे हाथ लगाया, देखो बेटे ऐसे गर्म हो जाता है काफ़ी देर तक चलाओ। क्योंकि होता क्या है कि जब करंट पास करते हैं तो उससे हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होता है, उसे बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि जो एनर्जी पीछे से आई उसमें से कुछ तो कंज्यूम होगी, और टीवी चल पड़ा, मगर कुछ जो बच गई, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी बच गई जो टीवी कंज्यूम नहीं कर पाया, वही एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में। आई बात समझ में? कंडक्टर को, यानी कि जो मेरा टीवी है बेटे, इसको जितनी एनर्जी चाहिए चलने के लिए उससे ज़्यादा आ गई। अब मान लो ज़्यादा आ गई तो जितनी इसको चाहिए थे वो तो इसने ले ली, और जो ज़्यादा आ गई उसको क्या होगा बेटे, वही एनर्जी जो फालतू की एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट एनर्जी में। हमारा टीवी गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। हमने 9th क्लास में आपको इक्वेशन पढ़ाई थी बेटे, H इज इक्वल टू VIT। ये इक्वेशन हमने आपको कहाँ पढ़ाई थी बेटे? 9th क्लास में पढ़ी थी, जहाँ पे H हीट होता था, V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, I बेटे मेरा करंट है,
और टी मेरा टाइम है, क्योंकि टाइम के साथ साथ गर्म होता है। ऐसा नहीं है कि बेटे आपने टीवी ऑन किया और वो एकदम से गर्म हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। अच्छा, यही कॉन्सेप्ट काम कहाँ करता है? जो हमारी प्रेस होते हैं, जो आयरन है बेटे, वो गर्म कैसे हो रही है? यही कॉन्सेप्ट तो यूज हो रहा है कि उसमें से करंट पास करते हैं और उसमें एलिमेंट गर्म हो जाता है, जिससे हम लोग प्रेस कर रहे हैं। कभी नोटिस किया इस चीज को? पहले हम लोग चूल्हा यूज करते थे, ध्यान है ना, हीटर उसको बिजली में लगाते हैं, वो हीटर जल पड़ता है। वही तो उसका लॉजिक क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भैया आप उसमें से बिजली पास कर रहे हो उतनी जितनी उसको जरूरत ही नहीं है। अब जरूरत नहीं है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी बची है, जो इलेक्ट्रिसिटी आई है, वो हीट में कन्वर्ट होगी। हीट में कन्वर्ट होगी तो आप उस पर खाना पका लो। आया समझ में या ऊपर से जा रहा है? हाँ, ये होता है बेटे। ये फार्मूला था, हमने पढ़ा था कब? 9th में। अब हम थोड़ा सा एक कदम आगे आगे कि V इज इक्वल टू आई आर भी होता है। ओम्स लॉ ने बताया है ना, V इज इक्वल टू आई आर भी होता है। किसने बताया? वो यहाँ पुट कर दो। तो H इज इक्वल टू V की जगह बेटा जाएगा आई आर। क्या जाएगा? V हटा करके ये जो V दिख रहा है ना, इस V को हटा के आई आर लिख दिया, पीछे आई टी सेम लिख दिया, मैंने कुछ किया ही नहीं। तो अगर मैं इसको देखूँ बेटे तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा आर टी। ये मेन इक्वेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। आपको पता है आई करंट लिखा ही हुआ बेटे, आर रेजिस्टेंस, आर क्या बेटे? रेजिस्टेंस, टी टाइम, आई करंट, एच हीट। तीनों में से कुछ भी बढ़ गया तो हीट बढ़ेगी। करंट बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा हीट बढ़ेगी, और टाइम ज़्यादा समय तक चलेगा तो भी हीट बढ़ेगी। आगे समझ में? तो इन तीनों के बढ़ने से, करंट के, रेजिस्टेंस के और टाइम लगातार बढ़ने से क्या होता है? हीट जनरेट होती है। आ गया? इसकी अगर बेटे मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो आपको पता है हीट एक एनर्जी है। एनर्जी को हम लोग किस में मापते हैं? जूल में। किस में मापते हैं बेटे? जूल में मापते हैं ना। तो इसके लिए हम लोग जूल का इस्तेमाल भी करते हैं। इसी का ही दूसरा नाम क्या होता है बेटे? इसी का ही दूसरा नाम होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या होता है बेटे? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये हो गया खत्म। कोई दिक्कत हो तो बताओ, है? आगे बढ़े। तो बेटे ये जो लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, इसकी डेफिनेशन देखो बेटे, है ना। इसकी डेफिनेशन क्या है बेटे? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। वर्क किस रेट से हो रहा है उसे हम लोग पावर कहते हैं। समझ में आ गया बेटे? इसका दूसरा भी एक डेफिनेशन हम लोग सकते हैं बेटे कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। क्या चाहिए बेटे? रेट ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन यानी कि खपत, एनर्जी की खपत ऑफ एनर्जी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? क्या बोलते हैं इसको? पावर बोलते हैं। ठीक है, पावर बोलते हैं। इसको हम लोग P से दिखाते हैं और फार्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई। क्या होता है बेटे? P इज इक्वल टू वी आई। पावर, P यानी कि पावर। ठीक है बेटे? V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट। आपको पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो चाहो तो यहाँ पुट कर दो, तो P इज इक्वल टू आई आर। ये तो V की जगह हो गया बेटे, ये वाला I पीछे बच गया। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। ये भी पावर का फार्मूला होता है, ये भी पावर का फार्मूला होता है। ठीक है बेटे? और भी कई तरह के से मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट है बेटे, इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है बेटे? वॉट। क्या है? हाँ, WATT, जिसको हम लोग W से दिखाते हैं। ठीक है? और एक वोल्ट पावर कितनी होती है? ध्यान से समझो कि 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। देखो ना बेटे, P इज इक्वल टू वी आई। पावर की यूनिट वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट, करंट की एम्पेयर। तो ये बन गई। समझ में आ गया? आया समझ में? अच्छा, अब इसकी अगर मैं बड़ी यूनिट की बात करूं, किसकी? बड़ी यूनिट की। किसकी? बड़ी यूनिट की। तो बेटे 1 किलोवाट आर ये बड़ी यूनिट है। 1 किलोवाट आर एक बड़ी यूनिट है बेटे। ये होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये भी हमें ध्यान रखना है। ये है पावर।
ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर क्या है बेटे, भाई रेट ऑफ डूइंग वर्क कॉल्ड पावर। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई डिवाइस है वो कितनी पावर कंजम्पशन कर रहा है, पावर कंजम्पशन है कि कितनी बिजली ले रहा है चलने के लिए, वो होती है पावर। तो उसका फॉर्मूला था बेटे P इक्वल टू वी आई। क्या होता है P इक्वल टू वी आई, जहाँ पे P पावर को दिखा रहा है, V पोटेंशियल डिफरेंस को, I करंट को। पावर की जो यूनिट होती है वो होती है बेटे वोल्ट, क्या होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में, और I यानी कि करंट को एम्पेयर में मापते हैं। तो 1 वोल्ट यानी कि 1 वोल्ट, और ये वोल्ट है, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर के बराबर हो जाएगा। हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर है, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो P इज इक्वल टू V की जगह आई आर और पीछे आई सेम, आई स्क्वायर पीछे आर सेम। ऐसा यूनिट इसकी कितने बेटे वोट है, और 1 किलो वोट और 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा बेटे, है ना। कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।